बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे आज भी याद है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब ये अपने ब्लॉक 50 वाले F-16 इंडक्ट किए थे 2000s के अंदर, तब हमारे एयर चीफ जो थे वो राव कमर साहब थे। उन्होंने बड़ी प्राउडली जो है ये F-16 रिसीव किए थे। अमेरिकन एम्बेसडर भी उस सेरेमनी के अंदर शामिल थे। और ये अर्ली 2000s की बात है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये F-16 ब्लॉक 52 जो थे वो सबसे बेस्ट जहाज समझे जाने लगे थे। और इस बात का प्रूफ हमें 2019 के अंदर भी मिला, जब पाकिस्तान ने इन F-16 को इस्तेमाल करते हुए इंडिया के 2 जहाज जो है वो मार गिराए। तो इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं था कि ये F-16 जो थे जब हासिल किए गए थे पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, तो ये उस वक्त के बेस्ट जहाज थे। लेकिन हमें यह भी पता है कि टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है। इन ब्लॉक 52 के जहाज़ों से पहले अमेरिका जो है वो ब्लॉक 60 जहाज जो है वो यूएई की एयरफोर्स के लिए तैयार कर चुका था। और यूएई की एयरफोर्स के जो ब्लॉक 60 जहाज हैं वो उस वक्त के बेस्ट F-16 जहाज थे, जिनके अंदर AESA रडार्स जो हैं वो भी लगे हुए थे, जिनके नोज कोन के अंदर IRST सेंसर्स जो हैं वो लगे हुए थे। IRST सेंसर के ज़रिए से आप दुश्मन के स्टेल्थ जहाज़ों को भी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेंज के ऊपर आप स्टेल्थ जहाज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते। IRST जो इन जहाज़ों के अंदर लगा होता है उसकी भी अपनी एक लिमिटेड रेंज है, लेकिन फिर भी ये एक इफेक्टिव टूल है। और यूएई की एयरफोर्स को ये फैसिलिटी अपने ब्लॉक 60 वाले F-16 के साथ जो है वो हासिल हो गई थी। एनीवे, पाकिस्तान ने अपने ब्लॉक 52 वाले ये जो F-16 है इनको हासिल किया। सिर्फ 18 की तादाद के अंदर ये F-16 पाकिस्तान को मिले। अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक प्रोविजन है कि पाकिस्तान इस तरह के मजीद 18 जहाज जो है वो अमेरिका से प्रोक्योर कर सकता है। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने पुराने ब्लॉक 15 वाले F-16 को भी MLU स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड करवाया। ये अपग्रेड जो था ये तुर्की के अंदर जो है वो किया गया था। लेकिन ये जितने भी जहाज इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, F-16 की बात करूं तो ये सारे के सारे जो है ये मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार के साथ आते हैं। लेकिन अब अमेरिकन एयरफोर्स ने भी अपने पुराने F-16 जहाज़ों को, जिनके अंदर ब्लॉक 30 वाले भी जहाज शामिल हैं, ब्लॉक 40 वाले जहाज शामिल हैं, ब्लॉक 52 वाले, ब्लॉक 50 वाले जहाज शामिल हैं, उनके अंदर अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने ये APG-83 AESA रडार्स जो हैं वो लगाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे आके ना एक मेन डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है इन AESA इक्विप्ड रडार्स वाले F-16 का और मैकेनिकली स्टीयर्ड इक्विप्ड रडार वाले F-16 का। अमेरिकन एयरफोर्स ने नॉर्थरोप ग्रमन के साथ मिलकर अपने पुराने F-16 को जो है वो इन AESA रडारों के साथ अपग्रेड करना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने 72 ब्लॉक 30 वाले F-16 जो हैं उनको इन AESA रडार्स के साथ इक्विप किया। अभी सैकड़ों की तादाद के अंदर F-16 को इन AESA रडार्स के साथ जो है वो मजीद इक्विप किया जाएगा। नॉर्थरोप ग्रमन ने APG-83 रडार की तैयारी तकरीबन 10 साल पहले F-16 को जहन में रखते हुए जो है वो शुरू की थी। इससे पहले मैंने आपको बताया कि नॉर्थरोप ग्रमन ने ही APG-80 रडार्स जो हैं वो यूएई के F-16 के अंदर जो है वो इंस्टॉल किए थे। यूएई के F-16 के अंदर जो AESA रडार्स हैं वो भी नॉर्थरोप ग्रमन कंपनी के ही बनाए हुए हैं, लेकिन वो AN APG-80 रडार्स हैं। अमेरिकन एयरफोर्स जो इस वक्त अपने F-16 के अंदर AESA रडार्स लगा रही है वो है APG-83 रडार्स। और ये जो अब F-16 का ब्लॉक 70 आ रहा है उसके अंदर भी यही AN APG-83 रडार्स जो हैं उनको शामिल किया जा रहा है। नॉर्थरोप ग्रमन कंपनी को इन AESA रडार्स की तैयारी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा महारत हासिल है। F-22 के लिए उसने APG-77 रडार जो है उसको तैयार किया। F-35 के लिए उसने APG-81 रडार जो है उसको तैयार किया। और ये जो APG-83 रडार F-16 के लिए तैयार किया गया है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये F-22 के APG-77 रडार का 95% जो सोर्स कोड है वो इस्तेमाल करता है, या सॉफ्टवेयर कोड जो है वो इस्तेमाल करता है। यानी कि F-22 के रडार और इन नए F-16 के रडार्स के अंदर 95% जो है वो कॉमनैलिटी है। लेकिन डेफिनेटली F-22 का रडार जो है वो इन F-16 के रडार से काफी ज्यादा बड़ा है। F-22 के रडार के TR मॉड्यूल्स की तादाद जो है वो F-16 के TR मॉड्यूल की तादाद से डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि उसके रडार का साइज बड़ा है। F-22 के नोज कोन का साइज बड़ा है, F-16 का जो नोज है वो छोटा है। F-16 के अंदर एक छोटा रडार जो है वो फिट आ सकता है। इस वजह से TR मॉड्यूल के जो नंबर हैं उनकी तादाद में जरूर फर्क है, लेकिन ओवरऑल जो दोनों रडार्स हैं उनके अंदर 95% जो है वो कॉमनैलिटी है। और ये जो F-16 के अंदर AN APG-83 रडार लगा हुआ है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक क्लोजेस्ट थिंग है जो कि एक F-16 के अंदर लगी हुई है और जो उसको F-35 के परफॉर्मेंस के नजदीक ले
ले जाती है। F-16 के अंदर कोई और ऐसा जो सेंसर नहीं लगा हुआ जो कि उसकी परफॉर्मेंस को F-35 के नजदीक लेके जाए। अब हम इन AN/APG-83 रडार्स और मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार्स के साथ जो है वो थोड़ा सा तकाबली जायजा करेंगे और देखेंगे कि ये रडार्स जो है वो किस तरह से मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार से बेहतर है, जो कि इस वक्त पुराने F-16 के अंदर लगे हुए हैं और जो कि इस वक्त पाकिस्तान के F-16 के अंदर भी लगे हुए हैं। सबसे पहले तो ये जो AESA रडार है, इसका जो सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट है वो है कि इसकी जो स्पीड ऑफ टारगेट एक्विजिशन है ना, वो मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार से बहुत ज्यादा तेज है। इतनी स्पीड से एक मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार टारगेट को एक्वायर करता है, ये AESA रडार उससे ज्यादा तेजी से टारगेट को जो है वो एक्वायर करता है। उसके बाद इन AESA रडार्स की जो रेंज होती है वो भी मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार से ज्यादा होती है और ये ज्यादा दूर से अपनी पोटेंशियल थ्रेट जो है उसको स्पॉट कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा एडवांटेज जो इन जहाजों को होता है वो ये होता है कि इनकी जो प्रिसीजन होती है वो मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार से जो है वो ज्यादा होती है और खास तौर पे जब स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को आपने ट्रैक करना होता है तो ये AESA रडार जो है वो ज्यादा प्रिसीजन से स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। छोटे ड्रोन्स हो गए, छोटे क्रूज मिसाइल्स वगैरह हो गए, उनको ये ज्यादा प्रिसीजन से जो है ना वो ट्रैक कर सकते हैं और पायलट को उनकी जो पोजीशन है उसके बारे में ज्यादा बेहतर जो है वो इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। उसके बाद आप मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग के हवाले से देखें तो ये AESA रडार जो है ये मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार से जो है वो ज्यादा बेहतर होते हैं। इनकी जो डिश होती है उसको आपको मैकेनिकली स्टीयर नहीं करना पड़ता, कम पार्ट्स होते हैं, मेंटेनेंस ज्यादा आसान होती है और इस वजह से इनका जो अप टाइम होता है वो एक मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार से बहुत ज्यादा होता है। फिर इनकी जो रेजिलियंस होती है टुवर्ड्स जैमिंग, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार को आप निस्बतन आसानी से जो है वो जैम कर सकते हैं, AESA रडार को आप इतनी आसानी से जो है वो जैम नहीं कर सकते। फिर ये जो AN/APG-83 रडार्स हैं, इनकी सार मैपिंग की जो कैपेबिलिटी है यानी कि सिंथेटिक अपर्चर मैपिंग की जो कैपेबिलिटी है वो नॉर्मल मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार से जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान ने जब ये ब्लॉक 52 वाले F-16 परचेज किए थे तो इन F-16 के रडार्स जो थे वो सार मैपिंग कर सकते थे, लेकिन ये जो AN/APG-83 रडार्स हैं ये उनसे बहुत बेहतर तरीके से जो है वो सार मैपिंग कर सकते हैं, सिंथेटिक अपर्चर मैपिंग, जो कि आपको दुश्मन की रिकॉनेसेंस के हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो टारगेट एक्विजिशन के लिए मिल जाते हैं, टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो मिल जाते हैं। तो जितना ज्यादा बेहतर रेजोल्यूशन वाला इमेज होगा उतनी ज्यादा टारगेट आइडेंटिफिकेशन और टारगेट एक्विजिशन जो है वो आसान हो जाएगी। फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक अटैक कैपेबिलिटीज जो है वो उन मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार से बहुत ज्यादा होती हैं। ये जो AESA रडार्स होते हैं ये नॉन काइनेटिक अटैक्स जो है वो भी कैरी आउट कर सकते हैं। अब ये नॉन काइनेटिक अटैक किस किस्म का ये AESA रडार कंडक्ट करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बीम्स इतनी ज्यादा शिद्दत से अपने दुश्मन की तरफ मारते हैं कि दुश्मन के जहाज, दुश्मन के मिसाइल के अंदर लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो फ्राई हो जाती है। यानी कि आप कह लें कि ये जो AESA रडार्स होते हैं ये दुश्मन के जहाजों के अंदर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, दुश्मन के मिसाइलों के अंदर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स को है ना दूर से ही जो है वो जला देते हैं और ये इनकी एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट समझी जाती है कि आपने कोई मिसाइल फायर नहीं किया, आपने कोई जो है वो गोली नहीं चलाई और आपने दुश्मन का जहाज जो है उसके अंदर कोई भी लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर जो है उसको आपने डिसरप्ट कर दिया, उसको आपने तबाह कर दिया, उसको आपने फ्राई कर दिया। आपने कोई ऐसे मिसाइल जो कि आपकी तरफ आ रहा था, आपके किसी एरिया की तरफ आ रहा था, आपने उस AESA रडार के जरिए से उस मिसाइल के अंदर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो है उनको जला दिया, वो मिसाइल उधर ही जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दूर के ऑब्जेक्ट्स, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने में, उनकी टारगेट आइडेंटिफिकेशन में, उनकी टारगेट एक्विजिशन में जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो एक होता है नॉन कोऑपरेटिव टारगेट रिकॉग्निशन, उन जहाजों को जो है, उन एरियल टारगेट्स को जो है ये ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दुश्मन के रडार के सिग्नेचर को आपका ये AESA रडार जो है वो बता सकता है कि किस किस्म का जहाज जो है वो इस वक्त आपकी तरफ आ रहा है। तो AESA रडार्स के साथ वो काम करके ज्यादा बेहतर डाटा जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं और पायलट को ज्यादा क्लियर पिक्चर जो है वो दिखा सकते हैं। यानी कि ये जो दुश्मन का जहाज आपकी तरफ आ रहा है उसके फैन ब्लेड्स को भी जो है वो देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनकी नंबर ऑफ रोटेशंस को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है ये AESA रडार्स बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल जो कि लो लेवल के ऊपर फ्राई करते हैं, छोटे साइज के होते हैं, उनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है, उनका इंफ्रारेड सिग्नेचर जो है वो बहुत छोटा होता है, कम होता है, उनको ये AESA रडार्स जो है वो बेहतर तरीके से स्पॉट कर सकते हैं। मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार्स जो होते हैं वो छोटे लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स को जो है वो स्पॉट नहीं कर सकते
इतनी आसानी से। तो ये इन रेडार्स का जो है वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और ये सारी चीजें जो है हमें अपने F-16 के लिए अब चाहिए, क्योंकि J-10C के अंदर जो है वो AESA रेडार लगा हुआ है। अपने F-16 को पाकिस्तान ने अगर जिंदा रखना है तो पाकिस्तान को अपने F-16 के अंदर ये वाला रेडार चाहिए। और अगर अमेरिका पाकिस्तान को ये APG-83 रेडार नहीं देता, जो कि नजर आ रहा है कि वो इस वक्त नहीं देगा, तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के F-16 की जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा जो है वो आगे तक नहीं चलती नजर आती। ठीक है, वो अभी भी कारआमद है, उनके ऊपर AMRAAM मिसाइल्स जो हैं वो लगे हुए हैं और हमारा एडवर्सरी जो है उसके पास अभी ऐसे जहाज हैं जो कि F-16 को मैच नहीं कर सकते। उनके अंदर जैगवर्स हैं, उनके अंदर मिराज 2000 है, उनके अंदर इनिशियल बैच के तेजस जहाज शामिल हैं, जिनको ये F-16 बहुत आसानी से जो है वो मार कर सकते हैं, बहुत आसानी से इनको टारगेट एक्वायर कर सकते हैं। Su-34 जो है उसको हम जो है वो बड़े आसानी से जो है वो मार कर सकते हैं, क्योंकि उसका साइज ही बहुत बड़ा, उसका रेडार क्रॉस सेक्शन ही बहुत बड़ा है कि वो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अभी भी ये F-16 बहुत ज्यादा कारआमद है, इन्हीं रेडार्स के साथ बहुत ज्यादा कारआमद है। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान ने अपने F-16 को जो है वो आगे लेके जाना है, क्योंकि अभी ये जो हमने इन अपने पुराने F-16 का मिड लाइफ अपग्रेड करवाया ना तुर्की से, इससे हमारे F-16 की जो एयर फ्रेम की लाइफ है ना वो भी बढ़ गई है। इट मीन्स कि ये ज्यादा देर तक जो है हमारे पास अब कारआमद रह सकते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा देर तक हम अपने इन F-16 को चलाएंगे उतनी टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव होती जाएगी और हमें इन F-16 के अंदर नई टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करना मस्त हो जाएगा। उसके बाद एक F-16 के पायलट का इंटरव्यू में देख रहा था, वो बता रहा था कि ये जो पुराने APG-68 रेडार्स हैं, इसके साथ सिर्फ मैं 2 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता हूं, क्योंकि तीसरे टारगेट के लिए मेरी जो बैंडविड्थ है वो खत्म हो जाती है, मेरी बैंडविड्थ जो है वो चोक हो जाती है। लेकिन ये जो AESA रेडार्स हैं ये इतने ज्यादा टारगेट्स को एक वक्त के अंदर ट्रैक कर सकता है जितने मेरे पास जो है वो AMRAAM मिसाइल नहीं उस F-16 के ऊपर लगे हुए। डेफिनेटली AESA रेडार्स जो है उनकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है, वो ज्यादा टारगेट्स को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत से एडवांटेजेस जो हैं ये AESA रेडार्स को हासिल हैं, जो कि पाकिस्तान को हासिल करना बहुत जरूरी है, वरना ये पाकिस्तान के जो F-16 है ये हम बहुत ज्यादा देर तक नहीं चला सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।